एक टीचर को एक साल में अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कितने घंटे देने पड़ते हैं? 20 आवर्स, 30 आवर्स, 50 आवर्स या 100 आवर्स? मोस्ट ऑफ यू विल आंसर 20 और 30 बाय सीइंग द ऑप्शंस। लेकिन द करेक्ट आंसर इज 50 आवर्स टीचर को देने पड़ते हैं। अब अगर आप एनईपी को सिर्फ 5+3+3+4 के नजरिए से देखते हैं, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज एनईपी इतना छोटा नहीं है। एनईपी एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, इवन फॉर ऑल द टीचर्स plus for all the aspirants. Hello everyone, welcome to Map My Ideas. My name is Priyanka and this channel focuses on teaching exams and धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को इसी तरीके से कवर करने वाले हैं. If you want any particular topic, then you can comment in the comment section and we will sort that out also. Now let's move to the NEP 2020 and लास्ट तक बने रहिएगा. NEP 2020 को समझने से पहले हमें इसका सॉलिड बैकग्राउंड समझना होगा. ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये पूरे 34 इयर्स बाद आने वाला चेंज है, तो ये बहुत जरूरी है. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों इयर्स आपकी नोटबुक में डायरेक्टली जाने चाहिए. द फर्स्ट इज 1968. इंडिपेंडेंट इंडिया में अब तक सिर्फ 3 एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए हैं, जिसमें से सबसे पहला है 1968 जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था. तो ये एजुकेशनल पॉलिसी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस पर बेस्ड थी. दूसरी पॉलिसी आई 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर और इसे थोड़ा सा 1992 में मॉडिफाई भी किया गया था. इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक उन 3 दशकों से भी ज्यादा वही 1986 के रिकमेंडेशंस पर चल रहे हैं. डिजिटल इंडिया का जमाना है तो आगे तो हमें बढ़ना ही होगा. सो इसीलिए हमारी नई पॉलिसी आई 1986 के बाद 2020. अब एनईपी 2020 को ड्राफ्ट किसने किया, ये कैसे बनी, समझते हैं. एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 2015 में इस प्रोसेस को इनिशिएट किया यानी स्टार्ट करने की बात करी. 2016 में रिपोर्ट सबमिट हुई जब चेयरमैन TSR सुब्रमण्यम थे. याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये उन्होंने ड्राफ्ट किया था. 2016 में चेयरमैन TSR सुब्रमण्यम थे. अब जून 2017 में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन एक एमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट और इसरो के फॉर्मर चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे. इस कमेटी ने ग्रास रूट लेवल पर देश भर की हजारों ग्राम पंचायत और अर्बन ब्लॉक बॉडीज से कंसल्टेशन डेटा प्रोसेस किया और मई 2019 में अपना ड्राफ्ट सबमिट कर दिया. बहुत सारे पब्लिक फीडबैक रिवीजन के बाद फाइनली जुलाई 29, 2020 को यूनियन कैबिनेट ने इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया. जब एग्जामिनर आपसे बैकग्राउंड का सवाल पूछेगा, आपको 2 क्लियर निचोड़ याद रखने हैं. पहला, ये पॉलिसी 34 इयर्स पुरानी 1986 के फ्रेमवर्क को रिप्लेस करती है और दूसरा, इस पूरे एजुकेशनल आर्किटेक्चर का मास्टर प्लान डॉक्टर के कस्तूरी रंगम है. अब बैकग्राउंड के बाद बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की जिनके ऊपर ये पूरी पॉलिसी टिकी हुई है. एग्जामिनर्स अक्सर यहाँ से डायरेक्ट सिचुएशनल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं. अगर आपको पॉलिसी की कोर फिलॉसफी समझ आ गई तो आप एग्जाम में गलत ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे. पहला मूल सिद्धांत है नो रिजिड सिलॉस. नो रिजिड सिलॉस यानी यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट पार्टीशंस नहीं हो. पहले क्या होता था, क्लास 10th के बाद स्टूडेंट्स के रिजिड बॉक्सेस में बांट दिया जाता था. साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. अगर आपने साइंस ली है तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते. एनईपी 2020 ने इन दीवारों को पूरी तरह तोड़ दिया और अब करिकुलर, को करिकुलर और एकेडमिक या वोकेशनल सब्जेक्ट के बीच कोई सख्त सेपरेशन नहीं होगी. इसका मतलब एक स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ ऑफिशियली फैशन डिजाइनिंग या क्लासिकल म्यूजिक का कोर्स भी ऑप्ट कर सकता है. दूसरा बड़ा शिफ्ट है रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना. इस पॉलिसी का साफ साफ कहना है कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना, रट्टा मार प्रणाली से दूर रखना है, यानी रोट मेमोराइजेशन से निकालकर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एनालिसिस या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है. रोट लर्निंग को हटाना ही इसका मेन टारगेट है. तीसरा प्रिंसिपल फोकस करता है CPD यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर. पॉलिसी कहती है कि जब तक टीचर्स अपग्रेड नहीं होंगे तब तक बच्चों का लर्निंग आउटकम अपग्रेड नहीं हो सकता. इसीलिए एजुकेशन को एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्रेमवर्क की तरह ट्रीट करा गया है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम टीचर्स के लिए भी. अब बात करते हैं उस बदलाव की जिन्होंने हमारे पूरे स्कूल के ढांचे या आर्किटेक्चर को बदल दिया. एनईपी 2020 ने पुराने 10+2 फ्रेमवर्क को पूरी तरह खत्म करके 5+3+3+4 का मॉडल दिया है. लेकिन ऐसा क्यों? पुराने सिस्टम में ऐसा क्या था कि हमें चेंज करना पड़ रहा है? पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसमें ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी 3 से 6 साल तक के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्कूल सिस्टम के बाहर थी. यानी 3 से 6 साल तक के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करी गई थी. पुराना सिस्टम सीधा क्लास 1 यानी 6 साल के बच्चे की पढ़ाई शुरू करता था. नए मॉडल ने इसी गैप को फिल किया है. अब बच्चे की स्कूलिंग 3 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाएगी.
जिसे हमें 4 अलग अलग स्टेजेस में समझेंगे। पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज। ये पूरे 5 साल की होगी और इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे। इसका ब्रेकअप ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करता है। इन 5 सालों में पहले 3 साल बच्चा प्री स्कूल, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में बिताएगा और बाकी के 2 साल वो क्लास 1 और 2 पढ़ेगा। इस स्टेज का सबसे बड़ा पॉइंट है नो एग्जाम्स। यहाँ बच्चों पर कोई फॉर्मल एग्जाम या मार्क्स का प्रेशर नहीं होगा। पूरा करिकुलम प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर चलेगा। इस स्टेज का मेन एम है बच्चों के अंदर FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को डेवलप करना। मतलब बच्चा बेसिक अल्फाबेट्स पढ़ेगा, बेसिक नंबर समझेगा, सीखेगा, और वो भी बिना रट्टा मार प्रेशर के। ना अगली स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3 साल की है। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे आएंगे जो कि क्लास 3rd, 4th और 5th में पढ़ेंगे। यहाँ से बच्चे का फॉर्मल क्लासरूम इंट्रोडक्शन शुरू होता है। अब बच्चे को लाइव टेक्स्ट बुक्स दी जाएंगी और एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल मिलेगा, लेकिन पैडागॉजी अभी डिस्कवरी और इंटरैक्टिव ही रहेगी। नाउ इस स्टेज पर आकर बच्चा फॉर्मल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। लैंग्वेज पॉलिसी के मुताबिक क्लास 5th तक बच्चों को उनकी मदर टंग यानी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी और मैंडेटरी माना गया है। वाई? ताकि बच्चा कोर कॉन्सेप्ट्स को अपनी भाषा में आसानी से अच्छे से समझ पाए। अब आते हैं मिडिल स्टेज पर, जो अगले 3 साल की है, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, यानी 6th, 7th और 8th की पढ़ाई करेंगे। अगर आप DSSSB या KVS के लिए पैडागॉजी पढ़ रहे हैं तो इस स्टेज के फीचर्स जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रेगुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग शुरू हो जाती है, जहाँ कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल लेवल पर ले जाया जाता है। सबसे बड़ा हाई एंड पॉइंट यहाँ पर है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग और कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग सिखाई जाती है। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए NEP 2020 एक शानदार कॉन्सेप्ट लाया है, 10 डे बैगलेस पीरियड। 10 डे बैगलेस पीरियड पूरे साल में 10 दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल आएंगे और लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट जैसे कारपेंटर, पॉटर्स और गार्डनर्स के साथ रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स करेंगे। इसका मकसद है बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना और सोसाइटी में डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम का सम्मान करना सिखाया जाएगा। आखिरी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो पूरे 4 साल चलेगी। इसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चे यानी क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ पर आकर पूरा रिजिड स्ट्रीम ध्वस्त हो जाता है। अब साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का कोई स्ट्रिक्ट पार्टीशन नहीं है। स्टूडेंट्स के पास फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने की आज़ादी होगी। अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़नी है तो वो ऑफिशियली पढ़ सकता है। इस स्टेज पर असेसमेंट का तरीका भी बदल जाता है। एग्जाम्स को सेमेस्टर सिस्टम पर शिफ्ट करने का रिकमेंडेशन है ताकि साल के आखिरी में रट्टा मार के पास होने का ट्रेंड खत्म हो जाए। यहाँ मेन फोकस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, डीप एनालिटिकल थिंकिंग और चॉइस बेस्ड करियर मैपिंग पर होता है। देखो, नया करिकुलम तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम बच्चों को रट्टा मारने वाली प्रोसेस से मुक्त नहीं करेंगे। NEP 2020 ने साफ कह दिया है कि रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स देखने का जमाना अब गया। अब असेसमेंट होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी बच्चा जो पढ़ रहा है क्या उसे रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पा रहा है या नहीं। बड़े बदलाव को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया का सबसे पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर बनाया है, जिसका नाम है परख, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम्स के लिए इसका फुल फॉर्म बिल्कुल घोट के भी जाओ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट आप एट द एंड याद रखिए, शुरू का आप याद रखिए परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट। बीच के वर्ड्स आपको डायरेक्टली याद होते चले जाएंगे अगर आप 3-4 बारी बोलेंगे उन्हें तो। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको NCERT के एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह सेटअप किया गया है। परख का मेन काम किसी स्कूल को टेस्ट करने का नहीं है, बल्कि इसका काम है कि पूरे देश के अलग अलग स्कूल बोर्ड्स जैसे CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड्स के लिए वैल्यूएशन के कॉमन नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करना। ये बोर्ड्स के बीच एक इक्विवेलेंस यानी समानता लाया ताकि किसी भी बोर्ड का बच्चा पीछे ना छूट जाए। अब जब इवैल्यूएशन का तरीका बदल गया तो आपका और हमारा पुराना रिपोर्ट कार्ड भी बदल जाएगा। NEP 2020 इंट्रोड्यूस करता है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। पहला रिपोर्ट कार्ड सिर्फ क्लास टीचर के दिए हुए मार्क्स पर होता था, लेकिन इस नए 360 डिग्री मॉडल अंदर बच्चे के आकलन 3 अलग अलग एंगल से होंगे, जिसे आप 3 लेवल्स में याद रखोगे। पहला लेवल है सेल्फ असेसमेंट, यानी बच्चा खुद इवैल्यूएट करेगा कि उसने क्या सीखा और उसे कहाँ दिक्कत आ रही है। इससे बच्चे के अंदर मेटा कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। दूसरा पीयर असेसमेंट, यानी बच्चे के दोस्त, उसके क्लासमेट्स उसे फीडबैक देंगे कि वो ग्रुप एक्टिविटीज और टीम वर्क में कैसा परफॉर्म करता है। और तीसरा लेवल है टीचर असेसमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रोग्रेस कार्ड में बच्चे की पर्सनैलिटी के तीनों डोमेन्स को मैप किया जाएगा, जैसे कॉग्निटिव,
दिमाग की क्षमता, अफेक्टिव, इमोशनल और सोशल बिहेवियर और साइकोमोटर यानी फिजिकल और क्रिएटिव स्किल्स देखे जाएंगे। इस कार्ड का मकसद बच्चों को रैंक देना या उन्हें फेल या पास के रिजिड डब्बे में बनाना नहीं है, बल्कि इसका पूरा फोकस बच्चे की कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ पर है। अब एनईपी 2020 के टाइम कुछ बड़े बदलाव हुए जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। एमएचआरडी का नाम अब ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी एमओई कर दिया गया है। ये कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है। एक ह्यूमन बीइंग कोई इकोनॉमिक मार्केट रिसोर्स नहीं है जिसे कंज्यूम किया जाए। ह्यूमन कैपिटल का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का असली मकसद है, इसलिए इसका नाम बदला गया। दूसरा पिन पॉइंट है 6% का जीडीपी टारगेट। पॉलिसी ने साफ क्लियर किया है कि देश की पब्लिक एक्सपेंडिचर का पूरा 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। इंडिया हिस्टोरिकली 4.3 से 4.6 के बीच में ही ऑसिलेट करता रहा था, लेकिन ये नए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को फंड करने के लिए इस 6% के टारगेट को स्ट्रिक्टली मैंडेटरी बनाया गया है। अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके आने वाले एग्जाम और करियर से है, टीचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एनईपी 2020 ने साफ कहा है कि जब तक टीचर्स का स्टैंडर्ड अपग्रेड नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स की रोड लर्निंग का आउटकम नहीं बदल सकता। इसका मकसद उन लोगों का सिस्टम में लाना है जो बाय चॉइस टीचिंग करियर को चुनना चाहते हैं, ना कि किसी एक्सीडेंट से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनपीएसटी यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। एनसीटीई को कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर करके एक नया स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसे साल 2022 तक डेवलप करने का टारगेट था, ताकि देश के बाहर हर एक टीचर की कैपेबिलिटी और करियर प्रोग्रेशन को मैनेज किया जा सके। इसके ही साथ टीचर्स के लिए सीपीडी यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मैंडेटरी किया गया है। हर एक टीचर को हर साल मिनिमम 50 घंटे यानी 50 आवर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि वो नए एक्सपीरियंशियल पेडागोजी और टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहे। अब नाउ एनईपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है द लैंग्वेज पॉलिसी। एनईपी 2020 मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता को एक रिसोर्स और एसेट मानती है। इसमें साफ डायरेक्शन है कि कम से कम क्लास 5th तक और हो सके तो क्लास 8th तक बच्चों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनकी मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज ही होना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि बच्चा पहले अपनी भाषा में ही कॉन्सेप्ट्स को जल्दी और बिना किसी कॉग्निटिव लोड के ग्रिप करता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर पॉलिसी ने ये भी स्टेट किया है कि कोई भी स्टेट पर कोई भी भाषा इम्पोज जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देश में चलता रहेगा, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। उन तीनों भाषाओं में से कम 2 भाषाएं इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस से होनी चाहिए, जिसे स्टेट गवर्नमेंट बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करेगी। अब नए करिकुलम और डेडलाइन लगाने से पहले गवर्नमेंट ने 5 ऐसे कोर पिलर्स तय किए जिन पर पूरी एनईपी 2020 की बिल्डिंग खड़ी है। अगर पेडागोजी के पेपर में आपसे डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 5 वर्ड्स को दिमाग में फिट रखना। पहला पिलर है एक्सेसिबिलिटी यानी आपकी पहुंच। इसका साफ मतलब है कि देश के हर बच्चे तक स्कूल और एजुकेशन की रीच होनी चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा शहर में हो या किसी दूर दराज के गांव में हो, एजुकेशन उसके लिए भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसीलिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट 100% है। दूसरा पिलर है इक्विटी यानी समानता। इक्विटी का मतलब है सबको बराबर चीजें देना नहीं, बल्कि जिसको जितना जरूरत है उसी के हिसाब से सपोर्ट देना है। इसी पिलर के तहत SEDG यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशनल जोन्स यानी SEZs बनाए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। तीसरा पिलर है क्वालिटी, गुणवत्ता। सिर्फ बच्चों का स्कूल बुलाना काफी नहीं है, उन्हें जो एजुकेशन मिल रही है उसका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। इसके लिए रोड लर्निंग को हटाकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाई गई है और टीचर्स के लिए हर साल CPD 50 आवर्स का रखा गया है। अब आते हैं बाकी 2 सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स पर। 4th पिलर है अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती। एजुकेशन इतनी सस्ती और अफोर्डेबल होनी चाहिए कि देश का हर एक परिवार, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिला सके। कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से महरूम ना रहे। 5वां और सबसे स्ट्रिक्ट पिलर है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। ये पिलर पूरा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और हर एक लेवल पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ही परख जैसे नेशनल असेसमेंट बॉडीज को रखा गया ताकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पर नजर रखी जा सके। तो जब एग्जामिनर आपसे पिलर्स पर सवाल पूछे तो ये 5 नाम सीक्वेंस में याद रखना: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम बात करते हैं GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, जिसमें बहुत से बच्चे इसी टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के कितने % बच्चे ऑफिशियली स्कूल या कॉलेज में एनरोल्ड हैं।
एनईपी 2020 ने 2 अलग-अलग सेक्टर्स के लिए बहुत बड़े और रिजिड टारगेट सेट किए हैं और एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है। पहला टारगेट है स्कूल एजुकेशन के लिए। पॉलिसी में साफ-साफ एम है कि 2030 तक स्कूल में जीईआर 100% अचीव करना है। इसका मतलब है प्री स्कूल से लेकर क्लास 12th तक देश का हर बच्चा स्कूल के अंदर एनरोल्ड होना चाहिए और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे। दूसरा टारगेट है हायर एजुकेशन यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि साल 2035 तक हायर एजुकेशन का जीईआर बढ़कर 50% ले जा सके। अभी ये रेशो सिर्फ 26% या 27% के आसपास घूमता रहता है, जिसे डबल करने का टारगेट है। इस तरह का टारगेट पूरा करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पूरे 3.5 करोड़ नई सीट्स ऐड की जाएंगी। नाउ दिमाग में 2 ही कॉम्बिनेशन फिट रखने हैं। अगर स्कूल पूछे तो 100% टिल 2030, अगर हायर एजुकेशन पूछे तो 50% टिल 2035। बस एग्जामिनर यही ट्रैप रखता है। नाउ एफएलएन पर आते हैं। एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। पॉलिसी ने इस मिशन को एक नेशनल मिशन की तरह डिक्लेयर किया है। पॉलिसी साफ कहती है कि अगर बच्चे को बेसिक पढ़ना और बेसिक मैथ्स ही नहीं आएगा तो आगे का पूरा करिकुलम उसके लिए बेकार। इसलिए एफएलएन का टारगेट रखा गया है कि देश का हर एक बच्चा क्लास 3 खत्म करने से पहले 2 कोर चीजें सीख ले। पहला लिटरेसी यानी बेसिक टेक्स्ट को समझ कर पढ़ना और लिखना आना चाहिए। दूसरा है न्यूमरेसी यानी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आना चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े एग्जाम पॉइंट पर। इसकी डेडलाइन क्या है? पहले इसका टारगेट 2025 था, जिसके बाद निपुण भारत मिशन के तहत थोड़ा शिफ्ट करके 26-27 तक पूरा करने का टारगेट किया गया है कि हर एक बच्चा क्लास 3 तक बेसिक लर्निंग स्किल आउटकम्स को अचीव कर सके। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि एफएलएन के साथ साथ आपका निपुण भारत मिशन क्या है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एफएलएन को जमीन पर उतारने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो इसका आंसर है निपुण भारत मिशन। टीचिंग एग्जाम्स में ये कुछ फुल फॉर्म्स बिल्कुल घूट के पी जाओ, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। निपुण की फुल फॉर्म, निपुण भारत मिशन की फुल फॉर्म होगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रो एफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रो एफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी पढ़ने के साथ आपको समझ भी आना चाहिए और मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जुलाई 2021 में लॉन्च किया था। इसका पूरा फ्रेमवर्क इसी बात पर टिका है कि हमें बच्चों पर सिर्फ बोर्ड एग्जाम का प्रेशर हटाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें 3 से 9 साल के एज ग्रुप में एक सॉलिड फाउंडेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस देना। तो जब भी एफएलएन पर सवाल आएगा, दिमाग में 3 चीजें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए। क्लास 3 तक का टारगेट, निपुण भारत मिशन और बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स की कैपेबिलिटी। नाउ जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम में पॉइंट आता है द 4 C's। पॉलिसी कहती है कि हर एक क्लासरूम एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर इन 5 सालों में ये चारों कॉम्पिटेंसीज डेवलप करे। पहला सी है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। बच्चे को हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उसे क्यों और कैसे का जवाब ढूंढना सिखाना है ताकि वो फैक्ट्स और मिथ्स के बीच में फर्क समझ सके। दूसरा सी है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। हर बार हर बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, रट्टा मारने के बजाय नए आइडियाज और यूनिक सॉल्यूशंस लेकर आए। तीसरा सी है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन यानी सहयोग करना। आज के जमाने में अकेले काम नहीं होता, बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी के थ्रू टीम वर्क, एम्पैथी और मिलकर काम करना सीखते हैं। चौथा सी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। बच्चे अपने आइडियाज को बिना डरे क्लियर और इफेक्टिव तरीके से दूसरों के सामने रखकर सीख सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ 4 C's पर खत्म नहीं होती। एग्जामिनर आपसे थोड़ा डीप जाकर बाकी 2 कैटेगरीज भी पूछता है। पहली कैटेगरी है लिटरेसी स्किल्स, जिसमें 3 बड़ी मेजर चीजें आती हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सही इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना। मीडिया लिटरेसी, ऑनलाइन कंटेंट और न्यूज को समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी या डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर्स और डिजिटल टूल्स को ऑफिशियली चलाना सीखना। इसीलिए तो क्लास 6 से कोडिंग शुरू की गई है। दूसरी कैटेगरी है लाइफ स्किल्स, जो बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशंस के मबाद बनाती है। इसमें आती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी नए बदलाव के साथ ढलना, लीडरशिप, टीम को लीड करना, इनिशिएटिव, खुद आगे बढ़कर काम शुरू करना, सोशल स्किल्स, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करना और इंटरेक्ट करना। तो दोस्तों 21st सेंचुरी स्किल्स का पूरा मकसद ये है कि बच्चा सिर्फ एग्जाम रेडी ना बने, बल्कि वो एक्चुअल रियल लाइफ और ग्लोबल सिटीजन बन सके। अगर एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछेगा तो आपको ये 4 C's और 3 लिटरेसी डोमेन्स दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ना। और भी कुछ बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे दीक्षा ऐप चलाई गई। दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो स्कूल की एजुकेशन के लिए बनाया गया है और जिसे ट्राइबल स्कूल्स के लिए आश्रमशालास बनाई जाए। नाउ प्यूपिल टीचर रेशो यानी टीचर और स्टूडेंट का रेशो हर क्लास में 30:1 का ही होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पे 1 टीचर। लेकिन
सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए 25:1 का रेशियो होना चाहिए। नाउ एजुकेशन पर 6% जीडीपी खर्च करी जाएगी, पहले 4.3 करी जाती थी। ऑल्सो जेंडर इंक्लूजन फंड लाया गया फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। 360 डिग्री असेसमेंट की बात करी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑल्सो ये नोटिस किया गया कि अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जिन्हें FLN अभी तक अच्छे से नसीब नहीं हुआ है, जिन्हें FLN अभी तक अचीव नहीं हुआ है और वो एलिमेंट्री स्कूल तक नहीं गए। ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात भी करी गई, जो कि क्लास 12 तक होंगे। नाउ आई होप कि आज आपको NEP 2020 का बेसिक एंड इन डेप्थ क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको NEP 2020 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इन्हीं स्लाइड्स का एक PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैप माई आइडियाज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिसेंटली बनाया गया है तो इतना फेमस नहीं है, सो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।